नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है रामजस। 1917 में राज केदारनाथ जी ने रामजस कॉलेज की स्थापना की थी। इस साल इस कॉलेज के 100 साल पूरे हो गए। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत का नारा लगाना शुरू कर दिया था। हमें चाहिए आजादी वाला आजकल का नारा तो नहीं था, मगर उस वक्त के हर नारे का यही मतलब होता था कि हमें चाहिए आजादी। अब तो हमें चाहिए आजादी के नारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के नारे हो गए हैं। जो वहां नहीं बोला जा सका, क्या वो यहां बोला जा सकता है? कोशिश करते हैं, प्राइम टाइम को रामजस कॉलेज में बदल देते हैं। आपसे गुजारिश है कि चंद मिनटों के लिए रामजस कॉलेज का छात्र बन जाइए। ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, एलिट माहौल के बीच खांटी मिजाज वाला कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। इस कॉलेज की इमारत रामजस कॉलेज के नाम से पहचानी जाती है। महात्मा गांधी इसके संस्थापक राज केदारनाथ जी के साथ तांगे पर बैठकर आधारशिला रखने गए थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के दूसरे चेयरमैन थे। जिस कॉलेज की इमारत में गांधी और अंबेडकर की खुशबू हो, आप समझ सकते हैं कि उसकी दीवारें विचारों और अधिकारों के बारे में कितना कुछ खुलकर कहती होंगी। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हम समग्र शिक्षा में यकीन रखते हैं जो पढ़ाई और कौशल में बेहतरी से भी आगे ले जाए। हमारा दर्शन है कि छात्र का बौद्धिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक छात्र अकादमिक और प्रशासनिक अनुशासन से आगे जाकर खुद की तलाश कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इसके लिए यहाँ हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। कमाल का कॉलेज होगा ना जो लिखता है कि प्रशासनिक और अकादमिक अनुशासन से आगे जाकर अपने व्यक्तित्व का विकास छात्र करे। कॉलेज की प्रस्तावना की इसी भावना के तहत 21 फरवरी और 22 फरवरी को सेमिनार का आयोजन किया गया। भावना क्या थी? छात्र एक्सप्लोर करेंगे। आपको सेमिनार का पोस्टर दिखाता हूं। कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, अ सेमिनार एक्सप्लोरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेंट। हिंदी में कहा जाएगा असहमति की संस्कृति। असहमति के प्रतिनिधित्व की तलाश पर एक सेमिनार, यानी असहमतियां किन किन रूपों में हमारे आसपास है। आदिवासी इलाकों में उनके हक की लड़ाई की संस्कृति कुछ और होती है। उसी तरह बेंगलुरु की कपड़ा मिलों से जब बाहर आकर औरतें विरोध करती हैं तो एक नई संस्कृति बनती है। इस तरह से अलग अलग विरोध की संस्कृति बनती चली जाती है। इसी पर सेमिनार था। सोशल मीडिया पर वायरल और हैशटैग के जरिए विरोध की जो नई संस्कृति स्थापित हुई है उस पर बात होने वाली थी। गाली देने वालों के मामले पर भी बात होने वाली थी। हमने काफी प्रगति की है। पहले बोलकर गाली देते थे, अब लिखकर भी दे रहे हैं। समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों को अपनी विरोध की संस्कृति है उनकी। अलग अलग मसले हैं और चुनौतियां हैं उनकी। इस पर आप विक्रमादित्य को सुनते तो कितना कुछ जान पाते। सुमंगला दामोदरन को आप अगर कविता और नाटकों के जरिए विरोध की संस्कृति पर बोलते सुनते, पुराने गीतों को गाते सुनते, तो इस एक सेमिनार के बारे में, इस एक सेमिनार से मैं आपको कह सकता हूं कि टीवी पर चलने वाले तमाम फटीचर कार्यक्रमों से कहीं ज्यादा आप बेहतर होते। छात्र सुनकर पहले से बेहतर महसूस करते कि उन्होंने कुछ जाना है। सेमिनार जैसा सोचा गया था उस तरीके से तो नहीं हुआ, मगर रामजस कॉलेज में विरोध की वो संस्कृति देखने को मिली जो सेमिनार के विषय सूची में नहीं थी। सवाल सिलेबस से बाहर का आ गया। बिना हमारी टिप्पणी के आप इन मंजरों को सुनिए, देखिए। हो सकता है कि तस्वीर का कोई दूसरा पक्ष भी हो जो हम दिखाने जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पास नहीं है। I know that it's not necessary. It is perfectly legitimate for you to expect from the police that they give us security. If the police is
coming into the hall and telling us that things might go out of control, which nobody might be able to control. Why can't they stop stone pelting? I don't know how we can carry on. I mean, there's only one exit in this room. और क्या आप सेफ्टी का मतलब जानते हैं? हमें आप वहाँ से बता रहे हैं कि हम भागे। सेफ्टी आपसे समझ नहीं होती हमें। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा समझ है। क्या हम नहीं जानते? हम क्यों भागे? तो आपने ये तस्वीरें देखी। कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर जो लड़के लड़कियां किस तरह से पहुंचे, घिर गए, इसकी लंबी और भयावह कहानी है दोनों तरफ से। मैं वैसे भी घटना के सभी पहलू की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को यहां रख रहा हूं जो मीडिया में जिनके बारे में रिपोर्ट हुई है। हो सकता है कुछ चूक हो जाए, कुछ बातें रह जाएं। बहरहाल इतना आसान नहीं है कि छात्रों को खुलकर मीडिया के सामने आना उनके लिए। फिर भी कई छात्र सामने आए हैं। उन्हें पता है कि बाद में जब वे अकेले पुलिस थाने बुलाए जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा। रामजस के एक छात्र ने बताया कि अपने ही कॉलेज से पुलिस चोर की तरह उन्हें निकाल कर ले गई और जिन पे शक था कि वे मारने वालों में शामिल हैं, बाहर खड़े होकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। क्या इस मौके पर पुलिस बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी? कई छात्र छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को उत्पात मचाने की खुली छूट दी। एबीवीपी के छात्र कहते हैं कि उन पर भी हमले किए गए। छात्रों पर लाठी चार्ज की गई पुलिस की तरफ से। लड़कियों के साथ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, ये सब आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मॉरिस नगर थाने के बाहर कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी वर्दी पर नेम प्लेट तक नहीं था। छात्रों और पत्रकारों को पीटा गया। पुलिस ने एक वेबसाइट की एक महिला पत्रकार को भी बचाया है और पुलिस पर पत्रकारों के पीटने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीटा है। 25 लोगों की मेडिकल हुई है जिन्हें चोट आई है। 6-7 पुलिसकर्मी भी है, मगर ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं, प्रोफेसर हैं। एक महिला शिक्षिका को भी मारा गया है। इन सब बातों को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एसबी के सिंह ने प्रदर्शनकारियों के बीच आकर बात की। उन्होंने पुलिस की गलती मानी और कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा जांच के बाद कार्रवाई होगी। जांच करने का काम क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। सर, कल पहली बार हमने कैंपस में नहीं देखा, ये पहले भी देखते आ रहे हैं कि इस माहौल में एबीवीपी के जो गुंडे हैं और पुलिस में कोई फर्क नहीं था। हम एक तरफ से गुंडों से भाग रहे थे, एक तरफ हम गुंडों से भाग रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले सिर्फ देख रहे थे। कोई किसी तरह की मदद नहीं मिल रही थी। हमारे कॉलीग है प्रशांत चक्रवर्ती, उनको स्कार्फ से उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस वाले बिल्कुल वहां पर खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हम चाहेंगे कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और आप अपना जितने लोग कंप्लेंट्स, हर एक कंप्लेंट पे अलग अलग एफआईआर का प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि यदि एक घटना घटती है तो हम उस पे आपकी बात पूरी सुनेंगे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पर हम जरूर करेंगे। ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। आप कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारी पूरी सहायता दीजिए,
सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो तब शुरू होगी ना जब एफआईआर पहले दर्ज होगी। आप एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रहे हैं। इस सिंपल सी डिमांड का जो रिजल्टेंट हुआ वो ये हुआ कि हम पे लाठीचार्ज, ब्रूटल लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस ने अपनी गलती मानी है तो मानकर चलना चाहिए कि बहुत बुरा होने के बाद भी ये कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन वो शिकायतकर्ताओं से ही जांच में मदद की गुहार लगा रही है। भीड़ की जांच कभी नतीजे पर नहीं पहुंचती, नारों से भटका दिया जाता है। एबीवीपी और वामपंथी संगठनों ने पुलिस को अर्जी दी है। दोनों ने अपने अपने विरोध प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली है तो इतना कुछ हो भी गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को इसलिए निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने निवेदिता मेनन को बोलने के लिए बुलाया, कुछ नहीं हुआ। उनके खिलाफ जो बातें कही गई, जो निलंबन हुआ उस प्रोफेसर का, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। निवेदिता मेनन ऐसा क्या बोल देती कि जिससे भारतीय गणतंत्र की बुनियाद ही हिल जाती? क्या हम इतना कमजोर हो गए और कब से इतना कमजोर हो गए? अब आप दोनों पक्षों को सुन लीजिए, एबीवीपी को भी और छात्रों को भी, वो इस घटना के बारे में किस तरह से बता रहे हैं। रामजस कॉलेज छात्र संघ ने भी इस सेमिनार का विरोध किया है। हम लोग जैसे पहुंचे हैं वहां पर गेट की तरफ हम लोग खड़े हैं तो पीछे से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, ये स्टूडेंट पीछे से आते हैं और हम लोगों को बाल पकड़कर नीचे गिराया जाता है। पुलिस वहां पर, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पुलिस केवल वहां पर मूक दर्शक नहीं बनी हुई थी, पुलिस ने उन लोगों को रोकना तो दूर, हमें बचाया भी नहीं जब हम लोग को मारा जा रहा। उन्होंने हमें चप्पल दिखाई, हमारे ऊपर थूका, उसका विरोध हम यहाँ पर करने आए। हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया। हम गुंडे नहीं है। मेरे साथ इंग्लिश विभाग के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रशांतो। उनको इतना ब्रूटली मारा गया, मुझे बाल पकड़कर गिराया गया और मुझे लात मारी गई और दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी उनको रोकने का काम भी नहीं किया गया। हम लोग जब मार्च के थ्रू अब यहाँ आने की कोशिश की है, हम पे पत्थर फेंके गए हैं, हम पे ईंटें फेंकी गई हैं, हम पे अंडे फेंके गए हैं, हम पे जूते फेंके गए हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ, उल्टा उन लोगों ने डस्टबिन हमारे ऊपर फेंके हैं, उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां हम लोगों को दी हैं, ऊपर से चेयर हम लोगों के ऊपर फेंकी है। बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा कि एक और 22 साल का लड़का जो मेरे जितना है वो दूसरी तरफ खड़ा है और मुझे जानता नहीं है पर मुझे मार रहा है वो। उसके अंदर आज उमर खान और कल सईद रशीद का प्रोग्राम था। तो बेसिकली जो रामजस के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को अप्रोच किया उन्होंने कि भैया ऐसे ऐसे ये है, इसके ऊपर सेडिशन का चार्ज है और हम इसको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम ये बात को प्रिंसिपल के पास लेके एसएचओ तक वहाँ पे गए। तो वहाँ पर फिर जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर कह रहे कि नहीं ये तो आएगा। तो उसको देखते हुए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। प्रिंसिपल सर ने खुद आगे कहा अराउंड 11:30 till 12 तक वो कैंसिल हो गया था। फिर अराउंड 1:30 के करीब जो जितने भी ये यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर जमा थे या उनकी सपोर्ट में थे, उन्होंने अपनी एक रैली निकाली। वही जो जेएनयू में नारे लगे थे वही हमारे कॉलेज के अंदर नारे लगाए गए कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। तो बेसिकली जो नॉर्मल रामजस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका विरोध किया और फिर उन्होंने उधर से उनके ऊपर थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह जो भी मेरे को सुनने में आया है। आपकी और मेरी आइडियोलॉजी में अगर फ़र्क है तो मेरे कुछ कहने पर आप मेरे को स्लोगनेरिंग कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। वायलेंस किसी भी चीज़ का आंसर नहीं होता है, डिबेट और डिस्कशन आंसर होता है हर एक चीज़ का। आपको खुद तय करना होगा कि किसका जवाब ज्यादा मासूम है, प्यारा है, स्वीट है और क्यूट है। यही समझने की एक चीज है, भीड़ और हल्ला हो जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या किया। मूल सवाल से सब भटक जाते हैं और फिर बात जेएनयू पर पहुंचती है, फिर कश्मीर पर जाती है, वहां से लौटकर देशभक्ति और देशद्रोह पर आ जाती है। इन बातों के जरिए मारने वालों को बचा लिया जाता है या फिर आरोप लगाने वालों को उलझा दिया जाता है। सिर्फ नारे सुनाई देते हैं, मारने वालों को इन नारों के सहारे बचाने की कोशिशें नजर आती है। जेएनयू का जिक्र हुआ है तो लगे हाथ बता देते हैं। पिछले साल फरवरी की घटना थी, कितना बवाल हुआ था। सारा काम छोड़कर मीडिया और राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए। जिस मुद्दे को लेकर अभी और इसी वक्त फैसला हो रहा था वो अब कहां है, पूछिए तो। आरोप क्या था? आरोप था कि भारत विरोधी नारे लगाए गए। जेएनयू में बसंत विहार थाने में मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस इन मामलों में आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। तो क्या यह मामला सिर्फ मीडिया की रातों के लिए ही संवेदनशील था?
क्या आपके भीतर जुनून पैदा करने के लिए था कि आप तथ्यों तर्कों से सोचना छोड़ दीजिए, भावनाओं के उबाल में बह जाइए और एक तरफा फैसला कीजिए? फिर कुछ महीने बाद इसी तरह का टॉपिक किसी और जगह पर उठता है, उठाया जाता है, उस बहस में उसी जेएनयू की घटना का नाम लिया जाता है। एबीवीपी को इस बात को लेकर जोरदार प्रदर्शन करना चाहिए कि 1 साल हो गए, देशद्रोह के मामले में आरोप पत्र दायर क्यों नहीं हुआ? आईसा को भी करना चाहिए। क्या हम देशद्रोह के मामले में इतने ढीले हो सकते हैं? क्या सारी राष्ट्रभक्ति सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के लिए है? आपको यह भी बता दें कि 1 साल पहले के तीनों आरोपी नियमित बेल पर हैं और जेएनयू के शिक्षकों ने राष्ट्रवाद पर जो खुला लेक्चर दिया था वो अब किताब की शक्ल में आ गई है, जिसका नाम व्हाट द नेशन रियली नीड्स टू नो है। 243 रुपए की किताब हार्पर कोलिंस ने छापी है। व्यापम घोटाले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 634 छात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो। क्यों किया? क्योंकि इन छात्रों ने भी सिस्टम का फायदा उठाया, गलत तरीके से एडमिशन लिया या एडमिशन लेने में किसी की मदद की। सिस्टम से जुड़े लोगों ने इन छात्रों के जरिए करोड़ों कमाए। क्या आपने किसी भी दल के छात्र संगठन को 634 मेडिकल छात्रों को शिकार बनाने वाले सिस्टम के खिलाफ भारत माता की जय या लाल सलाम के नारे लगाते देखा है? रोजगार के सवाल पर किसी को आग उगलते देखा है? प्राइम टाइम में आप जो स्क्रीन पर इमारत देख रहे हैं उसका जो हिस्सा देख रहे हैं वो रामजस कॉलेज की इमारत है। पहला भाषण उमर खालिद का सुनवाता हूं। उमर खालिद बेल पर हैं, 1 साल से आरोप पत्र नहीं बना है, ना ही ट्रायल हुआ है, तो क्या आप उसे सजा याफ्ता मान सकते हैं? उमर खालिद बस्तर में आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन पर पीएचडी कर रहे हैं। वहां रामजस कॉलेज में बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि अब यहां कॉलेज बन गया है। तो उन्हें सुनाते हैं कि अगर मौका मिलता तो वो क्या बोलते और इससे आपका क्या बिगड़ जाता। जब हम आदिवासी इलाकों में जो युद्ध चल रहे हैं हम उसकी बात करते हैं, एक इतिहास का छात्र होने के बतौर ये युद्ध बहुत पुराना है। ये युद्ध कुछ ऐसा नहीं है जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ, इस सरकार से शुरू हुआ या पिछली सरकार से शुरू हुआ। अगर आप देखें जब से अंग्रेज आए हैं, जब से इस युद्ध को अलग अलग तरीक़ों से लड़ा जा रहा है। और आज जब हम आदिवासी विषय में बात करते हैं, अगर आप सरकार के रिपोर्ट्स को देखें तो वो हमेशा इसको एक माओवादी समस्या, नक्सल समस्या के बतौर पोर्ट्रे करना चाहता है। अगर आदिवासी विद्रोह को देखें तो जब से माओवादी पार्टी बनी नहीं उसके पुराना है ये विद्रोह। तो इस विद्रोह को हम कैसे समझेंगे? अगर आप एज ए हिस्टोरियन व्हेन आई लुक एट द आर्काइव, अंग्रेज इस इलाके को, आदिवासी लोगों को एक तरीके से देखते थे। इन 200 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर आज भी आप बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी मैनुअल्स और काउंटर इंसर्जेंसी डिस्पैचेस उठा के देखें तो इसी किस्म से, इसी स्टीरियोटाइप से उन आदिवासी इलाकों को देखा जाता है। मुझे याद है 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आया था, जो अबुजमार्ग बोल के एक जगह है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ सीआरपीएफ ने जाके पहला ऑपरेशन लिया। उस पहले ऑपरेशन को इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट, अगर वहाँ सेमिनार होता तो मैं एग्जैक्टली वो कोट कर पाता, जो सेमिनार नहीं हुआ। वो रिपोर्ट ये बोलता है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ इंसानों के 12 सिंग लगे हुए हैं, और ये सीआरपीएफ बोल रहा है। तो ये स्टीरियोटाइप, इस तरीके से देखना, ये सब कुछ जारी रहा है। एक कोशिश है कि जो कुछ बस्तर में हो रहा है उसको बस्तर तक अंदर ही रखा जाए। एक कोशिश है कि जो कुछ आदिवासी के गाँवों को जलाना, वहाँ फर्जी इनकाउंटर की रिपोर्ट जो एनएचआरसी तक ने रिकग्नाइज की है, मास रेप जो हुए हैं, इन सब चीज़ों को बाहर ना आने दिया जाए। इसलिए आज आदिवासियों के साथ साथ ये जो काउंटर इंसर्जेंसी का एक हाइड्रा हेडेडनेस है वो कुछ बहुत सारे लोगों पे बढ़ गया है। वहाँ जर्नलिस्ट पे हमला किया जा रहा है, वहाँ पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, वहाँ लॉयर्स पे हमला किया जा रहा है, वहाँ एक्टिविस्ट पे हमला किया जा रहा है। और एक कोशिश है कि इन आवाज़ों को बाहर ना निकलने दिया जाए। ये जो शब्द है कॉन्फ्लिक्ट, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझें, ये कॉन्फ्लिक्ट से हम क्या समझेंगे? कॉन्फ्लिक्ट के 2 तरीके हो सकते हैं समझने के। एक जो एक स्टेटिस्ट तरीका है, जो राज्य जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को देखता है कि कुछ बुरे लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो हमारे देश का इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे वो खतरा है, और उनके चलते ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हमको पुलिस को भेज के, पैरामिलिट्री को भेज के, आर्मी को भेज के पूरी तरीके से खत्म कर देना है। एक दूसरा व्यू है कॉन्फ्लिक्ट को लेके, एक दूसरा रीडिंग कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो सिविल सोसाइटी में लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार की जो इन इलाकों में लागू नहीं हो पा रही, और उन चीज़ों के चलते वहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँच पा रहा, उसके चलते ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और सरकार को एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच रखना चाहिए कि वहाँ डेवलपमेंट भी लेके जाना चाहिए और साथ साथ वहाँ पुलिस ऑपरेशंस भी करने चाहिए। रामजस कॉलेज में अब दूसरा भाषण होगा माया कृष्ण राव का। उनका तो वहां हो गया। माया कृष्ण राव का विषय था बॉडीज इन प्रोटेस्ट। आम दर्शकों के लिए यह भारी भरकम टॉपिक लगेगा,
मगर इसे आप समझिए कि बहुत लोगों के साथ उनके शरीर की बनावट के कारण ही भेदभाव होता है। समलैंगिक समाज अपने अधिकारों के लिए जब लड़ता है तो उस लड़ाई के सेंटर में उसका शरीर होता है, जिसे लेकर हम तरह तरह की बेतुकी धारणाएं बनाते हैं, हम, सरकार, समाज, सिस्टम। माया कृष्ण राव थिएटर कलाकार हैं। उन्होंने रामजस कॉलेज में बताया कि आम विरोध प्रदर्शनों और थिएटर या नाटक के जरिए होने वाले प्रदर्शनों में क्या अंतर होता है। ये आप जान जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। माया कृष्ण राव को सुनिए। असहमति और विरोध जो है वो ऐसे विषय हैं, मैंने ये पाया है कि जब भी मैंने नाटक बनाया है तो ये सब जो विषय हैं इनका जो सूक्ष्मता है, इनकी जो बारीकी से इन विषयों को देखना जो है, ये मुझे थिएटर से ही मिला है। और मैं इस बात को वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ शेयर करना चाहती थी। 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिए। बस गैंगरेप, जिसको दिल्ली बस गैंगरेप जिसको कहते हैं, ठीक उसके देहांत होने के बाद दिसंबर 30 को मैंने एक बहुत जल्दी में एक नाटक बनाया 20 मिनट का, जिसको कहते हैं वॉक। उसको मैंने अलग अलग जगहों में किया है, पार्क में, किसी के लिविंग रूम में, क्लासरूम में, कॉलेजेस में। और शुरुआत में मैसेज ये था कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, हर सड़क पे, हर पगडंडी, कहीं भी लेन में हमें रोशनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो हमारे केस को दर्ज करें, चाहिए कि ये कोर्ट में केस जल्दी शामिल हो, कन्विक्शन हो, और उस कन्विक्शन का कहीं इंफॉर्मेशन पब्लिक तक आनी चाहिए। ये सब बातों को लेकर वॉक इन बातों को रखती थी और ये एक किस्म का प्रोटेस्ट था। फिर मैं ज़्यादा इसके बारे में जब सोचने लग गई, जब लॉ बन गया 2013 में, तो लगा कि ये प्रोटेस्ट का जो स्थान है ये थोड़ा सा मेरे लिए बदल रहा है। और फिर वॉक में एक ऐसा चीज़ बात आने लग गई जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंसेंट, कि एक मर्द और एक औरत, 2 औरतें, 2 मर्द, बच्चे, आपस में हम लोग कंसेंट किस तरह से बनाते हैं। उठने बैठने का, चाय पीने का, जब मियाँ बीवी सोने का एक साथ, सेक्स का, ये सब कंसेंट कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको और सुधारें। ये जो प्रोटेस्ट का जो एक डिस्कशन है, जो डिबेट है, वो ये थिएटर के अंदर बदलने लगा। तो यही बात मैं इन स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ शेयर करना चाहती थी कि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपने व्यक्तित्व को, अपने सोच विचार को अगर रिफाइन करना चाहते हैं और भी क्लोजली इसको परखना चाहते हैं, तो थिएटर एक बहुत ही इम्पैक्टफुल माध्यम है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस तरह के ऑक्यूपाई प्रदर्शनों का सिलसिला दुनिया भर में चला। अब इस सेमिनार का विषय था ऑक्यूपाई कैंपस। एक महिला जब कैंपस में आती है तो उसे बराबरी का मौका नहीं मिलता है। इमारतें डराती हैं, इमारतों के भीतर के जो कानून होते हैं उसके हक में नहीं होते, बराबर नहीं करते। तो इस विषय पर बोलने वाली सृष्टि श्रीवास्तव का मानना है कि लड़कियों के लिए कैंपस को और लोकतांत्रिक बनाया जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास खुलकर हो सके। ये आप भी चाहेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, आप कॉलेज भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, जमाना बदल गया है। सृष्टि पिंजरा तोड़ अभियान चलाती है। जैसे लड़के हॉस्टल में देर रात भी लौट सकते हैं, लड़कियां शाम को बाहर नहीं जा सकती। कॉलेज के कैंपस में भी उनको तरह तरह से बंदिशें हैं। तो पिंजरा तोड़ इस तरह के विषय उठाता है, इंटरनेट पर ज्यादा जान सकते हैं। जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी की, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की, तो हम क्या समझते हैं? यूनिवर्सिटी एक ऐसा इगैलिटेरियन डेमोक्रेटिक स्पेस है जहाँ पे हर स्टूडेंट को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, हर समाज के तबके को अपनी डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट का वॉइस होना चाहिए, रेजिस्टेंस का वॉइस होना चाहिए। यही कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, यही कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में, कि ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट से हर स्टूडेंट अपना बात रख सके। हर समाज का हर तबका, इस जाति व्यवस्थित समाज, इस वर्ग व्यवस्थित, इस पितृसत्तात्मक समाज में हर लोग अपना बात रख सके। जब हम ऑक्यूपाइंग कैंपस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल नहीं, ये कलेक्टिव बात है। इस कलेक्टिव कंसेप्ट में हमें समझने की ज़रूरत है कि आज से 150 से भी पहले अगर सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल ना खुला होता, वो लड़ाई शुरू ना की होती, उस जाति व्यवस्थित और पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ जाके वो लड़ाई शुरू ना की होती, तो आज हम लड़कियाँ यूनिवर्सिटी स्पेस में नहीं आ पाते। वो थी तो शायद हम हैं। ये लड़ाई
हमने नहीं शुरू की, ये लड़ाई हमसे पहले औरों ने लड़ी है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। आज भी जब सावित्रीबाई जाती थी उस स्कूल में तो उन पे गोबर फेंके जाते थे, पर आज जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं, जब वो अपना रेजिस्टेंस का वॉइस रेज करती हैं, जब इस पेट्रियार्की के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, तो उन पे भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, उन पे भी उसी तरह से चरित्र हनन किया जाता है। लेकिन हम बात बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्पेस एक डेमोक्रेटिक स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे इस हर समाज का हर तबका आके अपनी बात को रख सके। यही है ऑक्यूपाइंग कैंपस, यही एक बात है। जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की, कल्चरल रेजिस्टेंस की, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि विमेन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ये स्पेस कैसे और टफ बनाता है। एक तो किसी भी महिला स्टूडेंट के लिए दिल्ली आके पढ़ाई करना एक बहुत टफ कंसेप्ट है, उस तरह से यूनिवर्सिटी उन और टफ बनाता है उनको रिसोर्सेज ना प्रोवाइड करके। तो ये यूनिवर्सिटी SC ST आदिवासी विमेंस को और मार्जिनलाइज्ड कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी नहीं है। जब हम ऑक्यूपाइंग कैंपस की बात करते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस पेट्रियार्की से, इस मैस्कुलिन पॉलिटिक्स से हमें लड़ना पड़ेगा और हमें ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें अपनी ये जगह ये कैंपस में ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, कलेक्टिवली ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लेंगे ब्रेक। प्राइम टाइम पर जारी है रामजस कॉलेज। प्राइम टाइम पर रामजस कॉलेज जारी है। प्रद्युम्न जयराम, आप किंग्स कॉलेज लंदन में PhD कर रहे हैं। सोशल मीडिया में सिर्फ गाली गलौज नहीं होती है, इसके जरिए भी लोग अपनी आवाज उठाते हैं, खासकर तब जब मुख्य धारा की मीडिया चुप्पी मार जाता है सरकारों के हिसाब से। जयराम को सुनिए, अगर मौका मिलता तो वो क्या बोलते इस विषय पर। हमारा विषय रामजस कॉलेज की जो इंग्लिश लिटरेरी सेमिनार का टॉपिक था वो था हैशटैग्स एंड हेडलाइंस रेजिस्टेंस इन द वर्चुअल स्पेस। माने कि आजकल का जो रेजिस्टेंस है ये वर्चुअल स्पेस जैसे कि सोशल मीडिया में कैसे कर सकते हैं लोग। मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट के लिए फिजिकली आ नहीं सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट हमने देखे हैं साल में, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि the rise of social media networking websites such as Facebook, Twitter, Instagram, where people, जहाँ पे लोग अपने वीडियोस, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, उसको एक स्पेस बनाने का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है डिसेंट के लिए। और हमने देखा है कि पिछले साल में डिसेंट को कर्ब करा जा रहा है अंडर द गाइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अंडर द गाइज ऑफ नेशनलिज्म, अंडर द गाइज ऑफ राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म। जो मैं कहने वाला था स्टूडेंट्स को वो ये था कि सोशल मीडिया हैज़ गुड थिंग्स एंड इट हैज़ बैड थिंग्स। माने कि वर्चुअल वर्ल्ड में एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, पर हम ऐसे जब स्टूडेंट्स हैं, हम जो यूथ हैं, जो प्रिडोमिनेटली सोशल मीडिया पे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हम उस हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फ्रूटफुल फॉर अस टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रूथ, जैसे कि अमेरिका के इलेक्शन में देखा था हमने। तो इंडिया में ये चल रहा है। काफ़ी सेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है वह बिल्कुल स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनती है, जैसे कि आपने JNU में देखा था, स्टूडेंट्स की कोई भी बात नहीं सुनी गई थी, उनको बिल्कुल एंटी नेशनल ब्रांड करा गया था। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट्स, छात्र साथ में आए, अध्यापक साथ में आए, यूनिवर्सिटी साथ में आए, और उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करा था, ऑल्टरनेटिव कैंपेन लॉन्च करा था, जैसे कि आपने देखा #StandWithJNU। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था to tell the public that what was being reported by mainstream media was in fact incorrect and incomplete information. Their objective therefore was to use social media to bring out accurate information, to bring out the complete picture for the public to make the decision of which story to believe. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि सोशल मीडिया का जो एडवांटेज हम ले सकते हैं कि ये है, जो आप पढ़ते हैं, जो आपके विचार हैं, उसको आप पोस्ट करिए, क्योंकि ये एक मीडियम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। हमने देखा कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पर वर्चुअल स्पेस में हमारे पास एक वॉइस है। उस वॉइस का हम क्या कर सकते हैं? उस वॉइस को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आज प्रोटेस्ट चली, यहाँ पे लोगों ने अपडेट्स कॉन्स्टेंटली पोस्ट करे, फोटोग्राफ्स डाले, शेयर करिए उनको।
देखिए कि क्या हो रहा है, देखिए आईटीओ में आज क्या हो रहा है, देखिए जंतर मंतर में क्या हो रहा है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है. In one go, you can see what is happening at 5 or 6 different places. And then you begin to inquire, then you begin to understand, then you begin to ask the question of why is this happening? ये क्यों हो रहा है हमारे विश्वविद्यालयों में? सरकार पुलिस को क्यों इतना इस्तेमाल कर रही है विश्वविद्यालय में डिसेंट को कर्व करने के लिए? स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल्स क्यों ब्रांड करा जा रहा है? ये मैं कहने वाला था पैनल में. और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के वर्चुअल स्पेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. मिसयूज़ हो सकती है, ट्रोल्स हैं, ऑनलाइन अब्यूज़ चलता है, वो तो चलेगा, यहाँ पे भी अब्यूज़ चलता है. बट हाउ डज वन ओवरकम दैट? वन ओवरकम्स दैट बाय स्टेटिंग द फैक्ट्स. मैं एक हिस्ट्री टीचर हुआ करता था, मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ. मेरे को लगता है कि आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया है, हिस्ट्री बिकम्स दैट मोर इम्पॉर्टेंट. With the availability of information to us, it is up to us, those who have read, those who are aware, those who are knowledgeable in matters which are of many controversial things. It is up to us to bring that information out to the public. It could be in the form of speeches, it could be in the form of interviews, but it could also be in the form of social media. It could also be in the form of visuals. It could also be in the form of posting things which we find are required for the public to know. अगर जनता जानती नहीं है तो फिर जनता क्या करेगी? अगर जनता के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जनता फिर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगी, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है. सो फॉर अस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक इन्फॉर्मेशन, वी नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड वी नीड टू गेट द कंप्लीट पिक्चर. द मोर एवेन्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव, द मोर बेटर इट विल बी फॉर अस टू चैनल आवर थॉट्स एंड टू शेयर इट विद द ब्रॉडर पब्लिक. विक्रमादित्य सहाय ने ट्रांसजेंडर के विषय पर वहां बोला. माया कृष्ण राव के पैनल में थे, इन्हीं दो को बोलने का मौका मिला. उनके भाषण का सार था कि जो भी आप विरोध प्रदर्शन देखते हैं, मान लीजिए टीवी पे देखते हैं, उसे जेंडर या लिंग के नजरिए से कैसे समझ सकते हैं. ये छात्र अगर जानेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा. अलग अलग जेंडर होते हैं. आपने देखा होगा कि महिलाओं का कोई प्रदर्शन होता है, उसे देखने और मीडिया के रिपोर्ट करने के तरीके में भी काफी फर्क होता है. पुरुषों का जो प्रदर्शन होता है उसे अलग तरीके से पेश किया जाता है, अलग अलग तरीके से. टीवी चैनल या अखबार आपको सारे प्रदर्शन एक ही तरह से पेश कर देते हैं. इस सेमिनार में आप होते या कोई छात्र होता तो समझ पाता कि हर किसी की लड़ाई की चुनौतियां और लड़ाई लड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं. पत्रकार वहां होते तो उनकी रिपोर्टिंग शायद कुछ बेहतर हो जाती. तो कॉन्फ्रेंस में हम जो पहला पैनल था वो ये था कि हम कैसे प्रोटेस्ट के कल्चर्स को अगर जेंडर और सेक्सुअलिटी के नज़रिए से देखें तो उसमें क्या फ़र्क आता है. इसको समझाने के लिए मैंने ट्रांस मूवमेंट जो अब इस शुरू का कुछ सालों से चल रहा है, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रांस और हिजरा और जोगप्पा और इन सारी आइडेंटिटीज को जो ये नहीं मानते हैं कि वो सिर्फ मर्द या महिला है, या ये कहते हैं कि हम शायद मर्द पैदा हुए थे बट हम उस मर्दानगी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, या हम शायद महिला पैदा हुए थे पर वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है. इन लोगों को रिकग्निशन देते हुए एक जजमेंट निकला था. तो हम कह रहे थे कि अगर हम कुछ इस मूवमेंट को थोड़ा जेंडर और सेक्सुअलिटी के नजरिए से थोड़ा क्रिटिकली समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा कि 2014 में जो जजमेंट आया है और जो ये अभी ट्रांस मूवमेंट कुछ सालों से चल रहा है, इन दोनों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो ये इस सवाल पे बहुत इन्वेस्टेड है कि और इस सवाल से बहुत जुड़ रहे हैं कि ट्रांस क्या है और कैसे हम लोगों को समझाएं ट्रांस क्या है. पर इस ट्रांस शब्द का जो दूसरा भाग है जेंडर, उसको लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं, उसको अनपैक नहीं कर रहे हैं. अब इसके बाद हम लेंगे ब्रेक. प्राइम टाइम पर जारी है रामजस कॉलेज. कुछ विषयों के मामले में रामजस कॉलेज का जवाब नहीं. एक से एक जुझारू टीचर हुए हैं धाकड़. सुमंगला दामोदरन की एक किताब द रेडिकल इंपल्स, म्यूजिक इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पीपुल्स थिएटर्स एसोसिएशन, जिसे हम इप्टा के नाम से जानते हैं, यह किताब का नाम है. उनकी किताब आई. सुमंगला ने आजादी के पहले के दौर के थिएटर के गानों को जमा किया, उनकी धुनें जो खो गई थी उनको सहेजा, गाया भी.
सुमंगला का विषय काफी दिलचस्प है। छात्र छात्राएं अगर जानते, उनको सुनने का मौका मिलता तो काफी कुछ सीख सकते थे। वैसे सुमंगला ने वहां तो अपना भाषण नहीं पढ़ सकी वो, लेकिन इसी दिल्ली शहर में एक स्कूल में वो जाकर बहुत आराम से, और कई स्कूलों में जाकर वो सुना भी रही हैं, बता भी रही। जिस विषय को वे छात्रों के साथ नहीं रख पाई, उसके लिए उन्होंने 10 साल से अधिक काम किया था। क्या अगर आप सुनते तो आपका कुछ बिगड़ जाता? सुमंगला दामोदरन को सुनिए कि वो क्या बोलती। मैं कुछ ऐसे गाने गाने जा रही हूँ जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखे गए थे और स्वतंत्रता के ठीक बाद भी लिखे गए थे। जैसे कि पहला जो गाना गाने जा रही हूँ वो सुबह कभी तो आएगी, साहिर लुधियानवी की कविता, और ये स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी और स्वतंत्रता होने के बावजूद भारत के लोगों की जिस तरह की कैदी महसूस हुई उसके बारे में लिखी गई है। इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, वो अंबर झूम के नाचेगा, वो धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये गाना जो है साहिर लुधियानवी ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद लिखा था, 50 के दशक में लिखा था, और उस वक्त ये पता चल रहा था कि स्वतंत्रता होने के बजाय भी हमें पूरी आज़ादी मिली नहीं है, और आज़ादी का क्या मतलब है, आज़ादी के क्या आशय थे, उन चीज़ों को रखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी थी। ये जो गाना है ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखा था। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। प्राइम टाइम में रामजस कॉलेज कैसा लगा? क्या आप इनकी बातों को सुनकर विचलित हो गए हैं? भारत को पहले से कम प्यार करने लगे हैं? क्या आप भारत के भविष्य को लेकर डरने लगे हैं, या गुजरे हुए कल के बारे में जानते हुए पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, या उस हिंसा जो टीवी के चैनलों पर, अखबारों में रिपोर्ट हुई है उसे लेकर चिंतित हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। हम चलते हैं